तो पास बाय वैल्यू को हम ज़रा सा डिटेल से देखते हैं। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि जावा में पैरामीटर्स जो है हमेशा वो पास बाय वैल्यू होते हैं, और इसका हमने मतलब ये बताया था कि जब हम एक पैरामीटर को किसी दूसरे मेथड के अंदर पास करते हैं तो उस पैरामीटर की या उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो अगले को चली जाती है, यानी कि अगला वेरिएबल उस वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाता है। लेकिन जो पिछला वेरिएबल है उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। उसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं एक, ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए। लेकिन जो हमने कहा था कि इसको जहन में हमने क्या रखना है कि हमेशा ये पास बाय वैल्यू होता है, ताकि जब आप सवाल करेंगे या किसी फ्लो में या फिर जिसको वो ड्राई रन कर रहे होंगे या रन कर रहे होंगे, तो उस वक्त ये शायद ज़्यादा आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाए। लेकिन अभी खैर अभी भी क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगी। हमारे पास ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है। इसका मेन प्रोग्राम जो है उसमें होता ही है कि उसमें एक वेरिएबल जो है ना एक्स डिफाइन होता है। ये ठीक है, एक्स इक्वल टू 15। तो एक्स की वैल्यू है 15, और सेकंड लाइन में हम देखें तो वो जो एक्स है वो प्रिंट होता है। तो लिहाजा प्रोग्राम का पहला लाइन जो यूज़र को नज़र आएगा वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये वाली लाइन नज़र आएगी, बिफोर द कॉल एक्स इज दिस। एक्स की क्या वैल्यू होगी? अगर इस लाइन में हम देखें तो एक्स की वैल्यू 15 होगी, क्योंकि जस्ट पिछली लाइन में 15 सेट हुआ है। ठीक है, और आगे एक फंक्शन कॉल है, एक मेथड कॉल है इंक्रीमेंट एक्स। तो एक्स की वैल्यू को जो है ना वो इंक्रीमेंट में पास कर दिया गया है, और इंक्रीमेंट क्या करता है वो क्या कहते हैं, उस वैल्यू को जो है ना प्लस प्लस कर देता है। और दूसरी लाइन जो प्रोग्राम में प्रिंट होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, अब फिर जब ये प्रोग्राम इसके बाद क्योंकि ख़त्म हो रहा है, फंक्शन ये वाला ख़त्म हो रहा है, वापस आएगा, तो तीसरी लाइन जो प्रोग्राम में प्रिंट होगी वो ये वाली होगी। ठीक है। ये तो हमने कोड का वो कर लिया। करता क्या है बेसिकली, मेन के अंदर एक वेरिएबल को डिफाइन करता है और एक फंक्शन को कॉल करता है जहाँ पर उस वेरिएबल को प्लस प्लस कर देता है, मतलब उसकी वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देता है। तो ये हमारा जो है ना टोटल प्रोग्राम है कि जी वो एक फंक्शन को यूज़ करता है जो कि ये काम करता है कि जी वो वेरिएबल जो भी उसको आप वेरिएबल दें वो उसको एक इंक्रीज कर देता है। तो कुछ इस तरह का हमारा मेमोरी स्टैक होगा कि जी मैम प्रोग्राम जब लोड होगा तो वहाँ पर देखें इंट एक्स इक्वल टू 15, तो लिहाजा एक्स वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू 15 इनिशलाइज होगी, फिर वो प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद एक फंक्शन इंक्रीमेंट एक्स कॉल हो जाएगा। मतलब क्या है कि जी अब हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसमें उसको वैल्यू ये एक्स की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, विच मीन्स के 15। क्या होगा? बड़ा सिंपल है कि जब हम फंक्शन को कॉल हम करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। अच्छा जी, ये जो है ना फंक्शन का नाम यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये कॉपी पेस्ट का नतीजा है। ठीक है, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हो गया। इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा तो उस चूँकि एक पैरामीटर लेता है वो, ठीक है, तो वो एक पैरामीटर यहाँ पर है n, और वो जो है यहाँ पर हमें इनकी जो हमने कॉल हुआ था मेन से तो उसकी वैल्यू 15। तो लिहाजा 15 जो वैल्यू है, यानी कि मिसाल के तौर पर इसका क्या मतलब होगा, इसको मैं दूसरी तरीके से अगर जो हम पुराना हमारा तरीका होता था कि वो मेमोरी में जिस तरह, तो फर्स्ट किया ये एक एड्रेस है, यहाँ पर आपको पता है मैं हमेशा एड्रेस लिखता हूँ ना, 2 3 4 5 बराबर जो भी एड्रेस है ना, ये फर्स्ट किया हमारा वेरिएबल एक्स है मेन में, वो इसको पॉइंट कर रहा है यानी कि, और यहाँ पर 15 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब हमने फंक्शन का कोड लोड किया ये वाला इंक्रीमेंट वाला, तो वो कहीं और पर होगा और उस जगह पर एन वेरिएबल होगा, और उसका खाना ये वाला है मिसाल के तौर पर, तो वहाँ पर ये 15 कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो जो एक्स के अंदर वैल्यू थी ये वाली वैल्यू, वो वाली वैल्यू एन की जो एन के अंदर जो वैल्यू, मैं इसका रंग चेंज कर लेता तो अच्छा था वरना मैंने उसकी शक्ल ही खराब कर दिया। अ, ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू 15, वो हमने यहाँ पर 15 कॉपी कर दी। इस कॉपी को हम कहते हैं पास्ट बाय वैल्यू। क्यों? क्योंकि जब हमने नया प्रोग्राम को लोड किया, वहाँ के जो वेरिएबल को जब हमने पिछले वेरिएबल को असाइन वहाँ के वेरिएबल को पिछले वेरिएबल से इनिशियलाइज करना था, तो हमने ये नहीं कहा कि जी ये एन को हम जो है ना यहाँ पर पॉइंट करा दें कि यहाँ पर जो वैल्यू है वही एन की वैल्यू बन जाएगी, हमने ये नहीं कहा।
हमने कहा वो नई वैल्यू बने, नई जगह होगी, नई जगह में हम यहाँ वाली वैल्यू को उधर कॉपी कर देंगे, विच मीन्स कि उसकी वैल्यू 15 हो जाएगी, लेकिन वो अपनी 15 होगी। अपनी 15 होने का मतलब क्या है कि अगर उस प्रोग्राम के अंदर, यानी कि इस प्रोग्राम के अंदर कुछ होता है, यानी कि जैसे ये वाला अगली लाइन ये है एन, लाइन नंबर 12 जो है, 12 नंबर लाइन में क्या है, एन प्लस प्लस, वो कहता है उसको बढ़ा दो, क्या होगा, 16 हो जाएगी वैल्यू उसकी। ठीक है, एन की वैल्यू 16 हो जाएगी, और फिर हम यहाँ पर प्रिंट भी कर रहे हैं, तो वैल्यू जो प्रिंट होगी यूजर के लिए इनसाइड द मेथड, इस जगह पर एन की वैल्यू 16 प्रिंट होगी। ठीक है, और हम यहाँ से जब हम प्रोग्राम खत्म करके वापस जाएंगे, देखें एक्स वहीं पर, वहीं का वहीं पर है, एक्स तो 15 ही है। ठीक है, तो जब हम वहाँ पर वापस जाएंगे और यहाँ पर हम प्रिंट दोबारा करेंगे आफ्टर द कॉल, जो इंक्रीमेंट का कॉल हमने खत्म हो गई, खत्म होने के बाद एक्स की क्या वैल्यू है, वो पहले भी 15 थी यहाँ पर, और एंड के ऊपर भी 15 ही है। तो ये बेसिकली पास पास बाय वैल्यू का जो ये कॉन्सेप्ट है, कि जो कॉलर है उसके वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, बल्कि वो वैल्यू फंक्शन को मिलती है ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सके, जैसे भी उसने इस्तेमाल करना है। ठीक है, और जो भी उसमें मैनिपुलेशन वगैरह करेगा वो वैल्यू उसके पास ही रहेगी, और जब वो वाला स्कोप ख़त्म होगा, ये वाला स्कोप जो है ये वाला ख़त्म होगा, और वापस कॉल जो है वो यहाँ आ जाएगी अगली लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो यहाँ पर जो कुछ हुआ है वो सब ख़त्म हो जाएगा। जो यहाँ से आता है वो सिर्फ, अगर तो उसने कुछ रिटर्न किया यहाँ पर, ठीक है, जो जो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इसने लिखा हुआ है वॉइड, इसने कुछ नहीं रिटर्न करना, लेकिन अगर वो कुछ रिटर्न करता है यहाँ पर, तो फिर वो वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, दैट्स इट। तो बाकी जो पैरामीटर हैं, जो फंक्शन के पैरामीटर हैं, वो हमेशा बाय वैल्यू पास होते हैं, और उनकी वैल्यू अपने पेरेंट फंक्शन के अंदर चेंज नहीं होती। बड़ा छोटा सा सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये जावा में हमेशा ऐसे होगा। ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट हम पास करने के सेशन में आएंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इससे असर क्या पड़ता है कोड के ऊपर, लेकिन जब उस वक्त हम वहाँ जाएंगे तो फिर हम वहाँ पर उसको देखेंगे, और वो इसमें ऐड ऑन होगा पास बाय वैल्यू के कॉन्सेप्ट में आपके, लेकिन फिलहाल पास बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट बस ये है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे मूव करता हूँ। आगे हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, सच ये यूँ कह लें कि बड़े टॉपिक हो भी सकते हैं ये, लेकिन इन दोनों टॉपिक को मैं उसी तरह आपको बताऊंगा। इनकी प्रैक्टिस जो है वो आप एक्सरसाइज में मोस्ट प्रॉब्ली कर लेंगे, या फिर यूँ कह लेंगे सारी प्रोग्रामिंग जितनी भी अब अगले सालों में आप करेंगे, उन सारों में बेसिकली इन दो की प्रैक्टिस तो होती ही रहेगी। ठीक है, यानी कि ये कहने का मकसद ये है कि ये छोटा सा टॉपिक जो मैं कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट के लिहाज से छोटा सा टॉपिक है, चूँकि हमेशा यूज़ होगा तो उस लिहाज से ये बड़ा सा टॉपिक। मेथड ओवरलोडिंग क्या चीज़ है? हमने क्या कहा था, हमारा मेथड ये होता है ना बेसिकली, ठीक है, जिसमें उसकी रिटर्न टाइप होती है, उसमें एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, उसका नाम होता है, उसके पैरामीटर्स की लिस्ट होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारे मेथड का सिग्नेचर बनता है। अगर हम मैं मिसाल लूँ कि अगर हमने मेथड बनाया है किसी एक काम के लिए, ठीक है, वो सर्टन डेटा एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने कहा कि जी हम ऐड करने का फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, और ऐड जो है वो क्या कहते हैं, उसका इंटीजर को ऐड करना जो है वो एक तरीके से होता है, फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स को ऐड करना वो दूसरे तरीके से होता है, और किसी और डेटा को ऐड कर, हाँ स्ट्रिंग को ऐड करना मिसाल के तौर पर वो तीसरे तरीके से होता है। ठीक है, बल्कि स्ट्रिंग को ऐड करना, हम अगर हम मिसाल को हम सिंप्लीफाई कर लें कि हमारे पास इंटीजर है, उसको ऐड करना, या नंबर कह लें उसको ऐड करना, ठीक है, वो एक तरीके से होता है, और स्ट्रिंग को ऐड करना दूसरे तरीके से होता है। स्ट्रिंग को ऐड कैसे हम करते हैं, हमने कहा था ना, स्ट्रिंग हमारी ऐसी कोई चीज़ होती है, मैं कहाँ पे इसका एग्जांपल लिखूँ, यहाँ पर मैं ऐसे टॉप पर लिख लेता हूँ जस्ट, स्ट्रिंग हमारी ऐसी होती है ना, यानी कि डबल कोट के अंदर हाई लिखा हुआ है फर्ज किया, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। फिर आप कहेंगे कि बहुत ही गंदी स्ट्रिंग है, खैर बहुत ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और दूसरी स्ट्रिंग है, हाई के बाद लिखा हुआ है जावा।
मैंने बहुत कोशिश की है कि दूसरी स्ट्रिंग कम से कम रीडेबल हो, इफ नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये दो स्ट्रिंग है। अगर हम ये दो स्ट्रिंग किसी ऐड के फंक्शन में पास करें तो ये बना देगा इन दोनों को एक स्ट्रिंग, विच मीन्स हाई जावा। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई वो है, रूल है। अमूमन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग को ऐड करने का तरीका क्या होता है, उसको कॉन्कैटिनेट कर देना, उसको एक को दूसरे के साथ जोड़ देना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लेकिन नंबर को ऐड करने से बिल्कुल डिफरेंट है। नंबर को ऐड हम कैसे करते हैं, 10 को ऐड करते हैं 15 से तो 25 हो जाता है। ठीक है, अब वो अभी हमें पता है। तो अब ये ऐड करने का फंक्शन है, लेकिन बड़े डिफरेंट तरीके से। तो हमें, अगर हम अपने प्रोग्राम में ये दोनों चीज़ों को ऐड करना पड़ता हो, मिसाल के तौर हमारे पास कभी कभी हमारे पास नंबर होते हैं, हमने उसको ऐड करना होता है, कभी कभी हमारे पास स्ट्रिंग होते हैं, हमने उसको ऐड करना होता हो, तो इसका मतलब हमें दो फंक्शन लिखने पड़ेंगे, ऐड स्ट्रिंग फिर ऐड नंबर। हालांकि फंक्शनैलिटी तो एक है। तो रीडेबिलिटी के लिहाज से कि जी वो कोड में अगर आपका फर्ज किया जस्ट ऐड लिखा हुआ है, तो वो अगर सिर्फ ऐड लिखा हुआ है तो आपको यानी कि कोड लिखा हुआ आपको बड़ा सही लगेगा कि एक स्ट्रिंग है और उसको ऐड फिर उसके आगे स्ट्रिंग पैरामीटर या ऐड आगे नंबर पैरामीटर, आपको पता है कि नंबर है तो 10 और 15 मिलकर 25 हो जाएंगे, अगर स्ट्रिंग है तो हाई और जावा मिलकर हाई जावा हो जाएंगे। तो ये यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन या, और उसको लॉजिकल भी है कि जी जो काम हमने करना है, हमने फंक्शन का नाम ज़्यादातर हम उस तरह रखते हैं कि जिस तरह जो हमने काम करना हो। जब हमने इस फंक्शन में सिर्फ राइट पे देखें तो एक कोड लिखा हुआ है टेबल्स का, तो वो टेबल्स अगर हमने वहाँ पे टेबल प्रिंट करने थे तो इसका नाम बल्कि होना चाहिए टेबल्स नहीं, प्रिंट टेबल्स होना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये ज़्यादा सही होता है। हम नॉर्मली तो हम नाम वो रखते हैं जो वो काम करता है, तो लिहाजा हम नाम यहाँ पर ही रखेंगे एडिशन। ठीक है, हम एडिशन नाम रखेंगे तो हमें यानी कि एडिशन स्ट्रिंग, एडिशन इंटीजर, इस तरह के वर्बोस्ट किस्म के नाम रखने की जगह हमें, हमारे लिए आसानी होगी कि हम एडिशन रखें, आगे जो पैरामीटर जिस टाइप का होगा उस टाइप का काम हो जाएगा, हमें यानी कि रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस काम के लिए जब हम ऐसे फंक्शंस क्रिएट करें जिसमें कुछ और डिफरेंट ना हो, सिर्फ पैरामीटर डिफरेंट हो, यानी कि वो जो डेटा है, पैरामीटर क्या होता है, डेटा होता है ना जो कि फंक्शन के पास पास हो रहा होता है, तो सिर्फ वो डिफरेंट हो, तो उसको हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम एक ही फंक्शन के नाम को, एक ही मेथड के नाम को हम दो काम के लिए या तीन काम के लिए या जितने भी हम ओवरलोड करें, जितने भी हम डिफरेंट किस्म के पैरामीटर की लिस्ट बनाएं, ठीक है, उतने काम के लिए यूज करते हैं, तो इसको हम इसको ओवरलोडिंग कहते हैं। और इसका मेन फायदा क्या होता है, हम इसको जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट नाम से तो लिख ही सकते हैं, ऐड स्ट्रिंग ऐड नंबर्स करके तो हम लिख ही सकते हैं। इसका मेन फायदा क्या होता है कि इट हेल्प्स इन राइटिंग क्लियर एंड रीडेबल कोड। तो लिहाजा वो यानी कि कई जगह पर, जैसे मिसाल के तौर पर प्लस का ऑपरेटर है, ये हमने देख भी लिया है कि जब प्लस के ऑपरेटर के साथ नंबर होता है दोनों तरफ में तो नंबर ऐड हो जाता है, और स्ट्रिंग होती है तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो जाती है। यानी कि इवन यहाँ पर भी आप देखें, ये बीच में प्लस लगा हुआ है। ठीक है ना, और ये हमने पहले भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स में किया है। ये मैंने आपको कहा था कि मैं इसको, हम लोग डिटेल से तफसील से अलग नहीं पढ़ रहे, लेकिन ये बड़ा इंट्यूटिव सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। ठीक है, कि स्ट्रिंग को हमने प्लस किया तो इसका मतलब वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएगा, कॉन्केटिनेट हो जाएगा वो। ठीक है, तो तो इस तरह किसी एक एक चीज़ से, एक पैरामीटर से, एक ऑपरेटर से या एक फंक्शन से हम मल्टीपल काम लेते हैं तो हम उसको ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने जैसे भी कहा ना कि हम उसका डेटा टाइप चेंज करेंगे, जो उसको डेटा पास कर रहे हैं प्रोसेस करने के लिए, बस हम वो चेंज करेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं चेंज करेंगे। तो लिहाजा हमारा जो ये पार्ट है ये सेम रहेगा हमेशा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ये हमेशा सेम है, यानी कि ये भी और नेम भी ऑफ कोर्स। ठीक है, सिर्फ जो चेंज हो रही है वो क्या चेंज हो रही है, पैरामीटर लिस्ट चेंज हो रही है। यहाँ इंट था, दो पैरामीटर थे, एक इंट एक डबल, यहाँ दोनों पैरामीटर जो है वो डबल है, और यहाँ पर दो की जगह तीन पैरामीटर आ गए। किसी और फंक्शन में हो सकता है, यानी कि इसी को हम और ओवरलोड करें, इसका जीरो फंक्शन वाला भी हो सकता है। जैसे भी ज़रूरियात हैं, जितना डेटा चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट किस्म का डेटा चाहिए, उस लिहाज से हम इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी यानी कि इसकी बॉडी जो है वो अलग होगी, इसकी बॉडी अलग होगी, इसकी बॉडी, यानी कि जब यहाँ पर नंबर है मिसाल के तौर पर, उसको ऐड करने हैं तो हमने उसका अलग कोड लिखना होगा, कॉन्कैटिनेशन का कोड लिखना है वो अलग होगा, यानी कि स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है। ठीक है, लेकिन जिस वक्त जहाँ पर से वो कॉल हो रहा होगा
ये वाला मेथड, वहां पर कितना सिंपल सा रीडेबल कोड होगा कि ऐड दिस, ऐड दैट, ऐड 10 प्लस 25, ऐड 10 कॉमा 25। दूसरे में होगा ऐड हाई और कॉमा जावा। ठीक है, तो वहां पर आपका कोड जो है बड़ा सिंप्लीफाइड किस्म का सीधा साधा होगा और देखने में रीडेबल ज़्यादा होगा, आपको फौरन कोड की समझ आ जाया करेगी। तो ये जो है ना, और इसमें होता क्या है, जैसे हमने बार बार जिक्र किया है, जावा जो है ना वो कंपाइल होता है। तो बेसिकली जिस वक्त कंपाइल होता है, तो जो कंपाइलर है वो राइट फंक्शन जो है ना, यानी कि अगर ये वाला फंक्शन है, अगर हमने कोड में लिखा है ऐड 10 कॉमा 25 फर्ज किया, कंपाइलर क्या करेगा कि वो जो नंबर को ऐड करने वाला कोड होगा वहां पर पॉइंट कर देगा, यानी कि अगला स्टेटमेंट, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो है वो वहां पर अगली वो एग्जीक्यूट होगी। और ऑन द अदर हैंड अगर हमने लिखा है ऐड वो स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2, तो फिर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 जो है वो स्ट्रिंग है, तो लिहाजा वो वाला मेथड, यानी कि फर्ज किया यहाँ पर तो हमने डिफरेंट, तो जो भी ओवरलोडिंग है जो कि स्ट्रिंग को यूज़ कर रही है, कंपाइलर जो है वो उधर उसको पॉइंट कर लेगा। तो इसका इसका यूसेज जो है हम करते रहेंगे, और अगर आपको नहीं आएगी तो हम उसको एक्सरसाइज लैब वाले सेशन में भी, जैसे मैंने कहा कि हम कर सकते हैं, हम उसको करेंगे। लेकिन बहरहाल कॉन्सेप्ट के लिहाज से बड़ा सिंपल सा है कि जी ऐसे मेथड्स जो अपने पैरामीटर लिस्ट की मदद की वजह से डिफरेंट होते हैं, वरना अदरवाइज वो 100% सेम हो, उनको हम ओवरलोडेड मेथड कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है वेरिएबल के स्कोप का, कि जी वेरिएबल का स्कोप होता क्या है। ये भी हम कई सारे छोटे छोटे प्रोग्रामों में ये हम चीज़ें करते हुए चले आए हैं। स्कोप को देखा है हमने, लेकिन हमने उसको अलग से डिस्कस नहीं किया। ठीक है, a variable is accessible only within the block it has been defined in। जो वेरिएबल होता है, कोई भी वेरिएबल, हम आइडेंटिफायर की बात कर रहे हैं, वो जिस ब्लॉक में डिफाइन होता है वहीं एक्सेसिबल होता है। ठीक है, हमने ब्लॉक के बारे में बात की थी। ब्लॉक क्या होता है हमारा, अ, ठीक है, इधर रंग अच्छा नहीं है, हाँ ये ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, ये हमारा ब्लॉक होता है। इसके बीच में फिलहाल मेन के बीच में कोई वेरिएबल नहीं डिफाइंड, लेकिन हम आगे आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन है, या हम पीछे भी चले जाते हैं तो पीछे वाले कोड में यहाँ देख लें। ठीक है, यहाँ देख लें, ये x = 15, तो x जो है वो इस ब्लॉक के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, ये जो मैंने ओपनिंग ब्लॉक ब्लॉक है मेन की करली ओपनिंग करली ब्रैकेट, यहाँ से इसका ब्लॉक शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि x जो है ना वो यहाँ पर इस एरिया में एक्सेसिबल है। हम x को प्रिंट करेंगे, जो मर्जी करें, x की वैल्यू को यूज़ करेंगे, वो यहाँ पर एक्सेसिबल है। इसी तरह n जो है वो इस ब्लॉक का है। ठीक है, अगरचे मैं आगे आ जाता हूँ, बल्कि वो यहाँ पर मेंशन है, अ, जो जो n है, मैं इधर वापस आ रहा हूँ, ये n है, n में देखें थोड़ा सा डिफरेंट है कि वो अपने ब्लॉक से पीछे डिफाइंड है। ठीक है ना, ब्लॉक यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, n पीछे डिफाइंड है। तो ये फंक्शन के अंदर ये एक्सेप्शन होती है। ठीक है, बल्कि ये args जो ये पैरामीटर है, ठीक है, ये भी इसके हमने इसको यूज़ नहीं किया हुआ इसके अंदर, लेकिन इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी वेरिएबल एक है, ये अपने इसका स्कोप जो है वो ये है, इस ब्लॉक से शुरू हो गया, इस ब्लॉक इसी ब्लॉक के में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो करली ब्रैकेट जहाँ से शुरू होगी, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग करली ब्रैकेट है ये वाला लाइन नंबर 9 पर जो है, उसके वहाँ पर args ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह इंट n जो है, n वेरिएबल जो है वो इस करली ब्रैकेट से शुरू होगा और इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग करली ब्रैकेट होगा वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर जितने मर्जी ब्लॉक आएंगे ना, उन सब में एक्सेसिबल होगा। यानी कि इसको हम यूँ कहते हैं कि ऑल नेस्टेड ब्लॉक्स आर विद इन द स्कोप ऑफ एन एक्सटर्नल ब्लॉक। जो एक्सटर्नल ब्लॉक है वो हमेशा
उसके अंदर जितने भी और ब्लॉक्स आ जाएं वो उसका इंक्लूडेड होगा। अगर तो ये इसको मैं किस तरह यहाँ से क्लियर करता हूँ। यहाँ पर नहीं है हमारे पास एग्जांपल कोई नहीं है, मेरे जहन में उस वक्त नहीं आया तो मैंने लिखा नहीं। लेकिन मिसाल के तौर पर हम ये कह रहे हैं कि ARGS का स्कोप जो है वो ये है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम एक और कोई ब्लॉक शुरू करें और ब्लॉक एंड करें और उसके बीच में बहुत सारा कोड लिखा हुआ हो, तो ARGS इस का स्कोप इधर भी होगा। यानी कि जब तक ये वाली ब्लॉक करली ब्रैकेट शुरू हुआ है और ये करली ब्रैकेट खत्म हुआ है, इसके बीच में जितनी भी चीजें आएंगी हर जगह वो ARGS का ब्लॉक जो है वेरिएबल जो है वो एक्सेसिबल होगा, मतलब उसका स्कोप वो होगा। ठीक है। हम यहाँ पर देख लें, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास यहाँ पर यहाँ, अच्छा सॉरी, ये है एग्जाम्पल, ये है एग्जाम्पल बिल्कुल। ये इंट x है हमारे पास, ठीक है। तो x जो है वो हमारे पास उसका स्कोप यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, इस करली ब्रैकेट से, और इस करली ब्रैकेट से एंड हो रहा है, ठीक है, लाइन नंबर 16 के ऊपर। तो उसके अंदर एक और ब्लॉक शुरू हो रहा है, उसको हम फॉर का ब्लॉक कहते हैं, ठीक है ना। एक और ये वाला ब्लॉक शुरू हो रहा है और वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। लेकिन x जो है वो इस ब्लॉक में भी एक्सेसिबल है, यानी कि जो अपने पेट में जो उसके जो जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, उसके अंदर जो जितने भी ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर वो उसका स्कोप में शामिल होता है। लेकिन यहाँ पर आई डिफाइन हो रहा है इस ब्लॉक में, ठीक है ना। इस आई का जो है वो ये ब्लॉक यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो जो आई है वो अपने बाहर, यानी कि यहाँ पर भी एक्सेसिबल नहीं होगा और वो यहाँ पर भी एक्सेसिबल नहीं होगा। यानी कि अपने पेरेंट के ब्लॉक में आपका स्कोप नहीं होता, आपके चाइल्ड जितने भी होते हैं उसमें वेरिएबल का स्कोप मौजूद होता है। जो हमने अभी देखा भी एक मेथड के केस में और फॉर लूप के केस में, इन दोनों के केस में सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि इनके जो पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं वो पहले डिफाइन होते हैं और उनका स्कोप जो है ना वो बाद में शुरू होता है। फॉर का स्कोप जो है वो इस करली ब्रैकेट से शुरू होता है, ठीक है। और जो हमने मेथड, हमने कहा कि फंक्शन या मेथड जो है उनका जो स्कोप है वेरिएबल उनको पहले डिफाइन होते हैं, लेकिन स्कोप यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है। बाकी लेकिन ये है कि बहरहाल जो ब्लॉक उसका स्कोप है ना वही उसका स्कोप होता है, और उसके अंदर जितने भी ब्लॉक आते जाएंगे वो सारे उसके, यानी कि जब हमारा ये इस ब्लॉक के अंदर एक और, एक और, दो और, वटेवर, जितने मर्जी ब्लॉक आते जाएंगे उन ब्लॉक्स के अंदर उसका क्या नाम है स्कोप होगा। ब्लॉक्स कैसे आते हैं, मिसाल के तौर पर कोई फंक्शन कॉल तो नहीं, सॉरी, अगर कोई फॉर लूप हो, वाइल लूप हो या वटेवर इस तरह के जितने भी सिनेरियोज हो, वो अ, यानी कि जो जो भी उसकी बॉडी के अंदर जितने भी ब्लॉक्स होंगे उसके अंदर वो उसका स्कोप होगा, ठीक है। इसके मैंने बहुत ज़्यादा वाजे एग्जांपल बहरहाल यहाँ नहीं है बाकी, लेकिन दिस इज़ नॉट एज आई टोल्ड अर्लियर कि ये कोई कॉन्सेप्ट इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और प्रैक्टिस इसकी हमें बहुत करें, हम करते ही रहेंगे हर कोड में। जहाँ पर भी हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे हमें पता होगा कि जी अम, उसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो लिहाजा प्रैक्टिस हो ही जाएगी हमारी। बस इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद, एक ये यूँ कह लेंगे, टिप ये याद रखना है कि नॉर्मली हमें वेरिएबल वहाँ डिफाइन करने चाहिए जहाँ उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर हमने एक ये वाला जो एक्स वेरिएबल है वो यहाँ पर डिफाइन हुआ है, यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, चलो ये हो गया। लेकिन अगर आई है यहाँ पर, वो फॉर लूप में डिफाइन हुआ ना, अगर हम इस आई को यहाँ पर डिफाइन कर दें पहले, तो कोड तो फिर भी सही होगा, ठीक है, कोड तो चलेगा। लेकिन इस स्कोप में आई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई ने तो सिर्फ इस जगह इस्तेमाल होना है, इस फॉर लूप के लिए इस्तेमाल होना है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक टिप है या हिंट है या यूँ कह लें कि गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि जो भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसको जहाँ उसकी ज़रूरत होती है सिर्फ उस स्कोप में, उससे बड़ा, यानी कि हम हर चीज़ को अगर हम शुरू में डिफाइन कर दें तो इसका मतलब है कि उसके उसके जो बॉडी के अंदर जितने भी नेस्टेड ब्लॉक्स आएंगे उन सारे ब्लॉक्स में वो एक्सेसिबल होगा, तो इस कोड तो चलेगा। लेकिन जो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है उसमें क्या है, हम वेरिएबल को वहाँ डिफाइन करते हैं जहाँ उसकी ज़रूरत होती है, जब उसकी ज़रूरत नहीं होती तो हम उसको डिफाइन नहीं करते। यानी कि ये नहीं हम करेंगे कि भाई आगे हमें इंट की ज़रूरत, आई की ज़रूरत पड़ रही है इसके अंदर, तो हम यहीं पर फॉर लूप से पहले ही बाहर ही डिफाइन कर लें, ठीक है। हम आगे चलते हैं।